ये अब बात होगी बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। आज वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की बात कही। कोर्ट ने याचिकाओं की अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने को कहा है। ऋषि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऋषि, सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को सुनवाई करेगा। हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर चौतरफा बहस शुरू हुई है। राजनीतिक पार्टियां जरूर इसे गलत बता रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग का एक बड़ा मकसद क्या है इस पूरे अपने फैसले के पीछे? देखिए ऋतु, जहाँ तक चुनाव आयोग के इस पूरे जो कार्यवाही है उसका अगर हम विश्लेषण करें तो चुनाव से पहले मतदाता सूची को सेक्रेट कहा जाता है एक तरीके से। इस सूची को सेक्रेट बनाने की जो प्रोसेस है, यानी कि कोई भी मतदाता ना छूटे और जो गलत तरीके से सूची में शामिल हैं या जिनके 2-2 जगह 3-3 जगह पर नाम शामिल हैं पूरे देश में, ऐसे भी लोग हैं, उन सबको सूची से बाहर किया जाए। तो डिलीशन और एडिशन ये दोनों के दोनों एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा इस वजह से और होगी कि विशेष गहन निरीक्षण जो हो रहा है, इसमें आयोग की तरफ से जो प्रोसेस शुरू किया गया 24 जून को, उस 24 जून के आदेश के बाद लोगों को अपने नाम को सूची में शामिल कराने के लिए जो दस्तावेज़ देने को कहा गया। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि दस्तावेज़ देने की जो प्रक्रिया है वो, अगर किसी के पास दस्तावेज अभी फ़िलहाल नहीं है तो वो कम से कम उसको में सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ये बाद में दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। और अब तक इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 20% लोगों का ये जो फॉर्म है या जो पूरा प्रोसेस है गहन निरीक्षण का, वो हो चुका है। 1,64,00,000 के आसपास मतदाताओं का ये निरीक्षण हो चुका है। बिहार में करीब 7.90 करोड़ मतदाता हैं जो अभी तक पिछले चुनाव हुए हैं उसके आंकड़े बताते हैं। लेकिन आयोग ने जो प्रोसेस शुरू किया, जिसमें एक तो किसी का नाम ना छूटे, कोई भी अगर अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो ये लोगों के लिए अवसर होता है। पहले भी रखे जाते हैं, तारीखें सुनिश्चित की जाती हैं और अगर जैसे नए मतदाता होते हैं उनके लिए भी 18 वर्ष पूरे होने के बाद पहले सिर्फ वर्ष में एक बार मौका मिलता था, तो अब 3 बार मौका मिलता है। तो आयोग की पूरी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को सुविधाएं मिले और उसको सूची में शामिल किया जाए। लेकिन इस बार जो मसला है ये राजनीतिक मुझे लगता है इसलिए और हुआ है कि विशेष गहन निरीक्षण के दौरान जो दस्तावेज देने की बात हुई उसको लेकर राजनीतिक दलों ने ज़्यादा उसको शोर शराबा और हंगामा उस पर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि इससे मतदाताओं को परेशानी होगी, अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं और अब ये मसला पूरी तरीके से कोर्ट के सामने भी पहुंच गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मसला कोई पहुंचता है तो उसके बाद जो सारी की सारी जो कवायद है वो न्यायालय की तरफ से उस पर नजरें सबकी पहुंच जाती हैं कि वहां से क्या निर्देश प्राप्त होता है। ऋषि, हमारे साथ मधुरेश भी जुड़ गए हैं बिहार की राजधानी पटना से। मधुरेश, ऋषि बता रहे हैं कि ये एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग करता है कि मतदान के दिन कोई भी मतदाता छूटे नहीं। इस प्रक्रिया के पीछे राजनीतिक पार्टियां जो एक बड़ा मसला इसे बना रही है, उसका बड़ा कारण क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि 11 दस्तावेज है, दस्तावेज लेके जाना है। अब दस्तावेज की जगह गणना फॉर्म है, उस गणना फॉर्म को आप भर के सिर्फ दे सकते हैं, तो मसला फंस कहाँ रहा है? क्या आपत्ति क्या है राजनीतिक पार्टियों की? ऋतु, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो स्पेशल इलेक्टोरल रोल जो तैयार किया जा रहा है, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मिस इन्फॉर्मेशन का है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कई तरह के भ्रम फैला रही हैं कि ये उसको एनआरसी के साथ में जोड़ रही हैं, लगातार इसको बोल रही हैं कि दलित के वोटरों के नाम काटने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मुस्लिम वोटरों के नाम काटने के लिए किया जा रहा है, जबकि ऐसा कंप्लीट नहीं है। ये शुरू से ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगातार यहाँ पे बताया जा रहा है, कई अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं कि इसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति जो जीवित हैं या जो
यहाँ के निवासी हैं उनका नाम कतई नहीं काटा जाएगा। सिर्फ ये एक सिंपल प्रोसेस है ऐसे लोगों के नाम वेरीफाई करने के, क्योंकि इस कालांतर में कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है। ऐसा करने से क्या होता है कि वोट परसेंट कम होता है, और ये सिर्फ रेक्टिफाई करने के लिए है कि वो वोटर एक्चुअली में है या नहीं है, और इसी का ये प्रोसेस सामान्य प्रोसेस चलाया जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इस तरह के हमले कर रही है, और आज भी अभी थोड़े दिन पहले इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तेजस्वी यादव के साथ जो कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा गया कि 9 तारीख को पूरे बिहार में विपक्ष की तरफ से इस अभियान के खिलाफ चक्का जाम किया जाएगा, और इस चक्का जाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे, और इसके लिए लोगों से अपील की गई है, कई संगठनों से अपील की गई है कि वो इस चक्का जाम में उनका साथ दे। हालांकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन लगातार ये साफ कर रहा है कि इसमें किसी तरह की परेशानी का कोई सबब ही नहीं बनता है, क्योंकि लोगों को का नाम जो भी फॉर्म भर करके देंगे उनका नाम काटा नहीं जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म भर रहा है इसका मतलब वो एलिजिबल है, वो जीवित है। वो मधुरेश, मसला ये है कि वो कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, दस्तावेजों को लेकर सारा मसला है। तो किन लोगों से, प्रवासी जो बिहार में रह रहे हैं उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो ये मामला है कहाँ? मतलब मूल रूप से ये एक सामान्य प्रक्रिया है, तमाम वोट ये चुनाव से पहले सभी के घर वोटर लिस्ट को कंफर्म करने के लिए पूरा चुनाव आयोग का एक तरह से टीम है जो इसमें काम करती है। उसके बाद अगर ये डर लोगों को सता रहा है कि दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो वो कौन सा दस्तावेज है? क्या किसी तरह की कोई टाइमलाइन रखी गई है? क्या मसला क्या है? नहीं, देखिए, इस प्रोसेस का टाइमलाइन कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है। अगर आपके पास में अभी दस्तावेज नहीं है, आप ऑनलाइन सिर्फ फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल दस्तावेज है। अगर आपने वोटर आईडी बनाया है तो निश्चित रूप से उस वक्त भी आपने ये दस्तावेज दिया होगा। जब वोटर आईडी बनाए जाते हैं तो अपने रिहायशी प्रमाण पत्र आपको देना होता है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। इससे जुड़ा हुआ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, या तो जो वहाँ के जो पार्षद होते हैं या जो मुखिया होते हैं वो एक लिख करके देते हैं कि हाँ भाई ये इतने सालों से, 5 सालों से या 10 सालों से इस जगह पे वो रह रहे हैं, तो आपका वो रिहायशी प्रमाण पत्र होता है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, जो कि जब आप वोटर आईडी बनाते हैं वही सेम डॉक्यूमेंट फिर से मांगे जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली बार अपना वोटर आईडी बनाया था और ये सारे डॉक्यूमेंट दिए थे तो फिर दोबारा दिखाने में कोई परेशानी का मसला ही नहीं होता। जी ऋषि, मसला सिर्फ कागज का नहीं है, सिर्फ दस्तावेज का नहीं है, पहचान और हक का भी है। इसका क्या मतलब है? अगर राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि अगर बिहार के इस चुनाव में ये जांचा जाएगा कि किसके पास कितने सही दस्तावेज हैं कि नहीं, तो फिर उन्होंने सवाल सीधे उठा दिया है कि फिर तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठता है बिहार के। देखिए तो ये मसला अब एक मतदाता सूची से निकलकर मुझे लगता है राजनीतिक ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग राजनीतिक दल कूद पड़े हैं और अपने अपने तरीके से इस पूरे के पूरे एक्ट को इंटरप्रेटेट कर रहे हैं। जबकि जैसे अभी मधुरेश बता रहे थे कि इसमें कम्युनिकेशन का जो गैप है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण बन गया है, और राजनीतिक दलों को एक तरीके से मौका भी मिल गया है कि वो अपने पक्ष में लोगों को इस नाम पर मोबिलाइज कर सकें कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। ये जो डर है, ये डर उनको मोबिलाइज करने का मुझे लगता है एक तरीका भी है, और इस तरीके के तरीके पहले भी चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार हमने देखे भी हैं। और अगर हम बहुत पुराने एक घटनाक्रम को देखें, जब पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का दबदबा होता था 2008 के आसपास, उन्होंने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर साइंटिफिक रिगिंग का जो आरोप लगाया था, और ये कहा था कि चुनाव आयोग मानता है कि बंगाल के लोगों को वोटिंग करना नहीं आता है, और इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया था कि लोगों को लगा कि आयोग उनके खिलाफ है। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद होती है, राजनीतिक दलों के पास एक अपॉर्चुनिटी की तरह कई बार चली जाती है। और इसमें अब जैसे बात हो रही है, जो मैंने कहा कि स्पेशल जो SIR है, इसकी वजह के ये जो नाम एक तरीके से इस बार आ गया, इस नाम का ही दुरुपयोग होने लगा राजनीतिक दलों के द्वारा। जैसे कि मधुरेश बता रहे हैं कि भाई मतदाता सूची में शामिल होने के एक नियम है, उन नियमों को पहले भी फॉलो किया गया है और आज भी वही बातें हैं।
अब इसमें जब पॉस्चरिंग होने लगी तो उस पॉस्चरिंग के दौरान इसको प्रॉपर कम्युनिकेट करने की जो बात हुई वो कहीं ना जी, कहीं उसकी एक कमी रही, जिसकी वजह से इसको सियासी करने में ज़्यादा सफलता हासिल हो गई। बिल्कुल और ऋषि। अब तो ये मसला चुनाव आयोग का मसला कोर्ट में भी चला गया है। ठीक। अब 10 तारीख को देखना होगा कि कोर्ट इसमें क्या कहता है। बिल्कुल ऋषि, चुनाव आयोग के एक अधिकारी ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षय राउत, पूर्व डीजी ईसीआई। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे अक्षय राउत जी कि आखिर ये मामला इतना राजनीतिक क्यों हो गया और कोर्ट तक क्यों चली गई? चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव से पहले इस तरह की जांच की जाती है, वोटर्स जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ने के लिए, जो नहीं जीवित हैं उन्हें हटाने के लिए। फिर इस बार ये प्रक्रिया इतनी विवाद में क्यों आ गई? ऋतु, धन्यवाद मुझे यहाँ पर लाने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कैसे अप्रोच रख रहे हैं उसके बारे में तो कुछ बताना संभव नहीं है। उनका अपना जरूरतें होगा, उनका अपना अप्रोचेस होगा, लेकिन एक चीज सही है कि ये साधारण नहीं है, इतना साधारण भी नहीं है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, ये एक रिवीजन का एक प्रक्रिया है। ये हो सकता है, होना चाहिए, बीच बीच में होने का जरूरत इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इसीलिए कई कारणों से अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इनको करना हुआ, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन खुलासा कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप इन दिनों देखिए जितना इलेक्शन आसपास हुआ, थोड़ी देर में 2024 का लोकसभा इलेक्शन के बाद ही सोच लीजिए, महाराष्ट्र के हुआ, दिल्ली का हुआ, हरियाणा का हुआ, हमेशा इलेक्टोरल रोल की इर्द गिर्द कुछ विवाद रहा। पहले जैसे विवाद का एक बात बन जाता था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इन दिनों इलेक्टोरल रोल का ज्यादा विवाद की एक चीज बन गया है। और जबकि आप देखिए कि 7 महीना हो गया महाराष्ट्र की चुनाव होते हुए, सरकार बनते हुए, अभी भी उसके इलेक्टोरल रोल के बारे में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कैसे था, कैसे इलेक्टोरल रोल अच्छा नहीं था। ये एक बात हो गया। तो इसलिए इसका एक लॉजिक बनता है कि बहुत अच्छी तरह इलेक्टोरल रोल को ठीक किया जाए अगर जरूरत है तो। दूसरी बात यह भी है कि इन दिनों आप देखे होंगे कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग किया है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल भी शुरू हुआ है। उनके साथ में इलेक्टोरल रूल के बारे में काफी चर्चा रहा कि कैसे उसको मजबूत बनाना चाहिए, कैसे उसमें गलतियां नहीं होना चाहिए, जो इंक्लूड होना है इंक्लूड होना चाहिए, जिनको निकलना है डिलीट होना है वो डिलीट होना चाहिए। तो इसका मतलब बनता क्या है? मतलब है कि एक बहुत अच्छी तरह इलेक्टोरल रूल को देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। कॉन्स्टिट्यूशन का 2 चीज है, एक तो है 326, 326 और बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट के प्रोविजंस हैं। 326 क्या बोल रहा है? पहले इलेक्टोरल रोल अच्छा बनाए इलेक्शन कमीशन, उसके बाद चुनाव करे। चुनाव करने वाली बात बाद में आता है, पहले कि इलेक्टोरल रोल को अच्छी तरह तंदुरुस्त बनाए, मैनेजमेंट उसका ठीक से करें, सही तरीके से करें। और ये नंबर 1 स्टेप है कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये करना ही है। दूसरी बात है कि 326 बोल रहा है कि 3-4 चीजें हैं जो क्वालिफिकेशन बनता है वोटर बनने के लिए। सिटीजन होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, ऑर्डिनरली रेसिडेंट होना चाहिए। ये फिर इसको रीइंफोर्स किया गया आरपी एक्ट के अंदर कि डिस्क्वालीफाई किस चीजों से होगा। जैसे एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप अगर सिटीजन नहीं है ना। तो ये सब जब माहौल ऐसा है, बैकग्राउंड में कुछ गलतियां का आशंकाएं हैं पॉलिटिकल पार्टी से गलती का आशंका है, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? एक बढ़िया सा इंटेंसिव रिवीजन करना तो बनता है ना। तो एक उसका लॉजिक है। ये लॉजिक मैंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रोल की इंटेंस रिवीजन की तरफ से जो उन्होंने बताया है और जो मैं सोच रहा हूँ, अक्षय राउत जी, आप पूर्व डीजी चुनाव आयोग हैं, इसलिए आपसे ये सवाल भी बनता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इतना बड़ा चुनाव, क्या इस चुनाव से पहले इस तरह के रिवीजन का ख्याल चुनाव आयोग को नहीं आया? क्यों बिहार के चुनाव से पहले? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं 26 में कई जगह जहां जहां चुनाव होने हैं उन्हें लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी डरी हुई हैं और अब ये डर तो जनता में आ गया है। आखिर इस रिवीजन की जरूरत क्या है, मकसद क्या है, अगर 2024 में इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो? बिल्कुल, इलेक्शन मैनेजमेंट जो अपने सामने तरह तरह की चीज, जो सच्चाइयां हैं, कंप्लेंट्स है, ग्रीवेंसेस हैं, इश्यूज हैं, उनको सामने लेकर डिसीजन करते हैं। मैंने आपको अभी समझाया कि इन दिनों लास्ट 3-4 महीने में खास करके करीब 1 साल हो गया, बल्कि 2024 की राष्ट्रीय चुनाव के बाद जो सारे स्टेट इलेक्शन में हुआ है, कहीं ना कहीं किस तरह से वहां इलेक्टोरल रोल का मामला बना, मसले आए सामने में, और अभी तक आ रहा है। इतना क्रोनिक है कि अभी तक भी आ रहा है उस इलेक्शन के बारे में। और इन दिनों तो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मली मिलके इनके वक्त बोले हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा नहीं। तो आप बोलेंगे कि हमने इलेक्टोरल रोल के बारे में इतना सारी चीज बताया, आपने कुछ किया नहीं, ये भी एक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ
ये जरूर बहुत एक असाधारण, मैं इसलिए बोला ऋतु शुरुआत में, क्योंकि इतना कम समय पर इतना बड़ा काम करना लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और इवन इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के लिए भी इसको एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी बात नहीं है। अक्षय राउत जी, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पूरे मामले पर। चुनाव आयोग अपनी बातों को कैसे रखेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को तो काफी उम्मीद है, वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े वकील पहुंचे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। निर्वाचन आयोग उसको कैसे रखेगा वो जानते होंगे, वो उनको पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के दायरे में देखें, इसमें कोई ऐसे नहीं कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता है, कुछ गलत कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगली कुछ गलत किया, ये तो नहीं लग रहा है। लेकिन कन्वीनियंस, टिकलिटी और कितना काम करना पड़ेगा, इसका इशू जरूर है। और क्योंकि और इसको आप देखे होंगे, इलेक्शन कमीशन ने अपना क्लैरिफिकेशन देके पूरा रिसोर्सेस इनके साथ हैं, पूरा स्टेट की सारे कलेक्टर, एसपी और जितना सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इनके साथ है। और इलेक्शन कमीशन का आप अगर इतिहास देखें, बड़े से बड़े चीज को, चुनाव को इन्होंने निभाया है और करके दिखाया है। लॉजिस्टिकली या पॉसिबल नहीं होगा, इतना कम समय पर कैसे होगा, ये सब मुझे लग रहा है कि ये कारण है, लेकिन इतना बड़ा कारण नहीं कि जो सुलझा नहीं जा सकता है। मुझे लग रहा है कि एक एश्योरेंस निर्वाचन कमीशन की तरफ से आ रहा है और बार बार आना है कि हम ये काम को करके दिखाएंगे और निभाएंगे। देखे होंगे एवरी डे अभी उनका एक प्रेस रिलीज आता है कि आज तक हमने इन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिया 100%, 21% वापस आ गया। हम देखें डॉक्यूमेंटेशन में, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले। हाँ, इस टाइम में दे सकता है, ये डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी का अगर आवश्यकता है तो इलेक्शन कमीशन जरूर करेगा, ये मेरा उम्मीद है। अक्षय जी, राजनीतिक पार्टियों को अगर एक तरफ हम रख भी दें कि राजनीतिक पार्टी इस पूरे फैसले को अपने अपने तरह से और अपने अपने मुनाफे को, अपने अपने फायदे को देखकर उसको भुना रही हैं, लेकिन जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए क्या आपको लगता है चुनाव आयोग ने पर्याप्त समय लिया कि लोगों के बीच इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक जागरूकता हो, और 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होना है उसमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं, पुडुचेरी है, तो इन राज्यों में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा जिस तरह से आप बता रहे हैं? बिल्कुल होगा, नहीं तो उन्होंने अनाउंस भी कर चुका है और पूरा देश भर होगा ये, और बहुत बड़ा देश के सामने बड़ा काम है। मुझे लग रहा है कि और इसका महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसके बाद डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा। लेकिन थोड़ा सा बातें कंफ्यूज होकर वो नागरिकता की तरफ आ गया है, क्योंकि नागरिकता का कुछ बैकग्राउंड है, जैसे आपका सीए है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये सब जो चीज हुआ है उसके साथ कुछ लोग इसको धूमिल कर रहे हैं। लेकिन ये एक अलग प्रक्रिया है और मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा ऋतु, इसके लिए आउटरीच का बहुत आवश्यकता है। अभी भी आउटरीच साइमल्टेनियसली चल रहा है, लोगों को समझाना, पॉलिटिकल पार्टीज को समझाना कि आप अगर चाहते हैं कि आपका वोटर आ जाए, आपके मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आपके समर्थक वोटर, ठीक है अक्षय राउत जी, जो चीजें आपने कही हैं, डिलिमिटेशन है, साथ ही साथ आपने कहा कि जनगणना होनी है, तो इन तमाम लिहाजों से ये पूरी प्रक्रिया बेहद अहम है। अंत में ऋषि आप ही से, अक्षय राउत जिस तरह से बता रहे हैं उनके हिसाब से एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है। अगर जनता में कुछ सवाल है तो चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, राजनीतिक पार्टियां अपने मकसद से कर रही हैं, लेकिन ये तय है कि देश में अब एक इंटेंसिव रिव्यू इलेक्शन वोटर आईडीज का होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बिहार के साथ हो गई है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि अक्षय रावत बता रहे थे कि 2024 और बिहार के चुनाव के बीच में जो घटनाक्रम है वो चुनाव आयोग के लिए मुझे लगता है एक चुनौती की तरह है, क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरीके से मतदाता सूची को टारगेट किया गया, अब चुनाव आयोग के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो एक इंटेंसिव रिवीजन करे और इसके माध्यम से ये देखे कि सच में किस तरीके के मतदाताओं के पास क्या क्या कौन कौन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी सच है कि बहुत सारे मतदाताओं के नाम कई जगह पर होते हैं, दिल्ली में भी हैं और बिहार में भी हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जो क्रॉस चेक करने वाली स्थिति है, अगर ये हो जाती है और ये सक्सेसफुल रहती है तो इससे एक तरीके से एक क्लैरिटी आएगी, और जो हमारी मतदाता सूची है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी भी इससे बड़ी होगी कि आपने इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से ये इस्टेब्लिश किया है कि जितने मतदाता हैं वही जो जेन्युइन है वही मतदाता हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपनी सूची को मजबूत करते हैं, हालांकि ये सूची पहले भी हमेशा अपडेट होती रही है, लेकिन इस बार एक तो ये थोड़ा सा कम समय में हो रही है, ये सबसे बड़ा मसला हो गया है। इसी वजह से राजनीतिक दलों को मौका भी मिल गया, क्योंकि 1 महीने का वक्त है, 24 जून के बाद 25 जुलाई तक ये काम होना है। तो इस वजह से एक तरीके से इसमें
इतना ज़्यादा सवाल उठाए गए। हालांकि ये बिल्कुल जो ऋषि, रिवीजन लेकिन का जो वक्त है वो 6 महीने से भारत का लगातार चलता रहता है। चुनाव आयोग परिपक्व है, मजबूत है और इस तरह की प्रक्रियाओं को कम समय में लंबे समय तक करने का चुनाव आयोग को अनुभव है। पूर्व डीजी अक्षय राउत का भी यही कहना है कि समय कम है, ये दूसरों के लिए चिंता हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने पर्याप्त बंदोबस्त इस पूरी प्रक्रिया के लिए किए हुए हैं और यही कारण है कि अब बिहार की वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है और इसके बाद आने वाले समय में और कई राज्य इसमें शामिल होंगे। 10 तारीख को बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है जिस पे सबकी नजरें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय राउत जी आपका भी जुड़ने के लिए। ऋषि आपका, मधुरेश आपका हमारे साथ, धन्यवाद।